जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री के एक और बेहतरीन सेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 में केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आज हम लोग साथियों जानने वाले हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसका जो समाकलित वेग स्थिरांक होता है ये कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र जो डेरिवेशन हुआ है ना वो कैसे निकाला गया है। साथियों, आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है इसकी परिभाषा क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? तो साथियों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? साथियों, वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। साथियों, इसके कहने का मतलब क्या अभी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है इसका जो एक प्रकार से समीकरण वेग स्थिरांक क्या होता है, इसका वेग स्थिरांक होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन का t log बेस 10 a अपॉन का a माइनस एक्स। साथियों, ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। वही बात करें इसके जो मात्रक की, इसका मात्रक होता है साथियों सेकंड इनवर्स। वेग स्थिरांक जो है इसका मात्रक क्या होता है साथियों, ये होता है सेकंड इनवर्स। न्यूमेरिकल्स में अगर आपको सेकंड में वैल्यू दी जाएगी ना, इसका मात्रक में लिखना है सेकंड इनवर्स। अगर वही बात करें सेकंड के अलावा अगर मिनट में दिया जाए इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, मिनट में निकल जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं जिसमें टाइम जो दिया रहेगा वही क्या होगा, लगभग इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो ये होती परिभाषा और ये होता है वेग स्थिरांक, ये होता है मात्रक। अब हम लोग बात करेंगे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसका जो वेग स्थिरांक होता है ये k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log बेस 10 a अपॉन के a माइनस एक्स। ये आखिर आया कैसे, ठीक है। यही होता है समाकलित वेग स्थिरांक। यानी हम लोग अब आगे सीखने वाले हैं कि जो समाकलित वेग स्थिरांक है ना इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, कैसे निकाली जाती है। आइए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत से हमेशा हमें जब कुछ नहीं पता होता है तो हम लोग एक प्रकार से मान के चलते हैं। इसमें हमें वही करना है कि सबसे पहले क्या करना है, एक हम मान लेंगे कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a या फिर कुछ भी मान लेते हैं। तो साथियों ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कोई, माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता हम लोग मान लेते साथियों कितनी है, स्मॉल a, ठीक है। मान लेते कोई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, स्मॉल a। यानी कहने का मतलब साथियों क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है, क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, उस कंडीशन में जो इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी निकल के आ रही है, t बराबर 0 पर। कितने पर साथियों, t इक्वल टू 0 पर। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होती साथियों क्या होता है, वो उसका समय होता है 0। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है यानी t समय पर इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, स्मॉल a। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है हमेशा स्टार्ट कहां से होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो उसका जो प्रारंभिक समय क्या होगा, 0 होगा। तो प्रारंभिक समय 0 पर इसकी सांद्रता कितनी है साथियों, हम लोगों ने मान रखा है स्मॉल a, तो स्मॉल a लिख लेते हैं। अब आगे बात करते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होती है कुछ समय बाद, हमें समय नहीं पता कितने समय बाद, तुम चाहे समय 1 सेकंड मान ले या फिर 2 सेकंड मान ले, 5 सेकंड मान ले, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मान चलते हैं t1 पर, क्या कुछ समय बाद, यानी एक समय आया कौन सा, t1। समय t1 पर जो अभिकारक है ना इसकी सांद्रता क्या हो जाती है साथियों, a माइनस एक्स हो जाती है। अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाती है, a माइनस एक्स। यानी जो प्रारंभिक सांद्रता थी उसमें से कितनी कमी है, तो माइनस की एक्स की कमी आई। अभिकारक की सांद्रता हमेशा समय के साथ साथ क्या होता है, कमी आती है। जो उत्पाद होता है उसकी सांद्रता में क्या होता है, समय के साथ 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 क्या होता है उसमें होती है वृद्धि, ठीक है। तो कोई अभिकारक है, अभिकारक कितना घट रहा है, माइनस का एक्स क्या हो रहा है, वो घट रहा है। ये वाली मानक चीजें में कुछ बहुत क्या करना है, अपनी तरफ से मान के चलना है डेरिवेशन करने के लिए। अब आगे स्टार्ट करते हैं। परिभाषा अनुसार क्या करना साथियों, अब परिभाषा अनुसार हमें चलना है, परिभाषा अनुसार, ठीक है। परिभाषा क्या थी,
देखिए परिभाषा में क्या था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो दर होती है ना, वो हमेशा अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। यानी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर होती है वो क्या होता है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर होती है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ठीक है, ये किसके समानुपाती होती है, जो अभिकारक की सांद्रता है a माइनस एक्स, इसकी प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे देखिए करना क्या है, जैसे ही समानुपाती वाला चिन्ह हटाएंगे हम लोग, निशान हटाएंगे, समानुपाती वाला कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो क्या है, dx अपॉन का dt, समानुपाती के चिन्ह हटाकर बराबर के निशान लगाएंगे, क्या है यहाँ पर आगे एक कांस्टेंट आगे k, तो इंटू में है a माइनस एक्स लिखा है ना, तो a माइनस एक्स पड़ा रहेगा। अब अगले स्टेप में करना क्या है साथियों, अगले स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि जो x वाले पद है ना, उन्हें हमें एक तरफ कर लेना है। x वाले पद क्या करना साथियों, हमें एक तरफ कर लेना है। ठीक है, एक मिनट, जो x वाले पद है ना, देखिए यहाँ पर dx, यहाँ पर है a माइनस एक्स, तो x वाले पद हमें एक तरफ कर लेना है, यानी जो a माइनस एक्स है इधर ले आना और dt किधर लेना है, a माइनस एक्स का पक्षांतर कर लेना। तो क्या निकल के आएगा, dx अपॉन का क्या है, dt इधर है ना, तो यहाँ पर हमें क्या लाना है, x वाला पद लाना है a माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा। जो dt ये कहाँ चला जाएगा, a माइनस एक्स की जगह पर चला जाएगा। क्या निकल के आया, k dt, पक्षांतर कर लिया है। अब अगले स्टेप में हमें साथियों करना क्या है, पक्षांतर करने के बाद दोनों पक्षों का क्या करना है, हमें समाकलन करना है। दोनों पक्षों का क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन कैसे होता है, हमेशा यहीं पर आप लोग क्या कहते हैं, मात खाते हैं। तो क्या लिखना है हमें, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, देखिए समाकलन कैसे होगा साथियों, ध्यान से देखिएगा आप लोग, नहीं यहाँ पर आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो dx अपॉन dt ना, इसे हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन a माइनस एक्स, ऊपर लिख लेंगे dx a माइनस एक्स, और समाकलन के लिए समाकलन वाला क्या लगाना, हमें निशान लगा देना। यानी dx के मल्टीप्लाई अगर हम 1 से कराएंगे तो ये निकल क्या है, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बैठा है, k dt है ना, तो k तो कांस्टेंट वैल्यू है, और हमेशा कांस्टेंट वैल्यू में क्या होता है, समाकलन नहीं होता। कांस्टेंट वैल्यू में निकाल लेना है बाहर, बचा कितना, dt बचा, dt लिख लेंगे। यानी कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसका कभी समाकलन नहीं होता है। देखिए अब आगे करना क्या है, तो 1 अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन क्या होगा साथी, तो 1 अपॉन एक्स के फॉर्मेट में ये, और एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन जो x होता है ना, जो इसका समाकलन होता है साथी, वो होता है log x। यानी 1 के अपॉन में अगर कोई चीज है, 1 के अपॉन में कोई वैल्यू दी गई ना, तो समाकलन क्या होता है, log, वही जो अपॉन वाला होता है log के बगल में चला जाता है। ठीक, समझने के लिए आप लोगों के लिए बता रहे हैं। तो 1 अपॉन x के फॉर्मेट में है, इसका समाकलन निकल के आएगा साथियों log a माइनस एक्स। ठीक है, ये समाकलन होता है। लेकिन अब आगे बचा जो वैल्यू a माइनस एक्स है ना, इसका करना हमें x के सापेक्ष अवकलन। समाकलन में हमेशा समाकलन के साथ साथ अवकलन भी होता है, यानी इसका समाकलन हो चुका है, लेकिन जो वैल्यू बच जाती है उसका क्या करना पड़ता है, अवकलन भी करना पड़ता है। यानी जो a माइनस एक्स बचा ना, इसका करेंगे अवकलन, तो a का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, वो हमेशा 0 हो जाता है। a का करना है x के सापेक्ष, क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। जो माइनस एक्स है, माइनस एक्स का जब अवकलन करेंगे साथियों, तो वो निकल के आएगा माइनस का 1, यानी जो इसका समाकलन कितना निकल के आएगा, माइनस का 1। माइनस का 1 गुणा इसमें करवाएंगे, क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ भी माइनस वाला सिंबल लग जाएगा बस। तो साथियों इसका क्या होगा, ये होता है इसका समाकलन। अब आगे बात करते हैं साथियों, आगे क्या है, k dt है ना, जो dt का समाकलन होता है, इसका कैसे करना है। चाहे अगर हम लोग ds का समाकलन करेंगे तो वो s निकल के आएगा, अगर हम लोग dp का समाकलन करेंगे तो वो p निकल के आएगा। उसी तरह हम लोग dt का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या निकल गया साथियों, t निकल के आएगा। ये होता है इसका समाकलन। ठीक है, अब आगे करना क्या है साथियों, उस समाकलन वाले में हमेशा जो एक प्रकार से क्या करना है, समाकलन में हमेशा एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है। क्या होता है कांस्टेंट, वो c। जब समाकलन किया जाता है ना सिंपल समाकलन में, तो एक समाकलन स्थिरांक जोड़ता है अपनी तरफ से। तो क्या जोड़े इसमें, प्लस का c जो जुड़ा है साथ, यहाँ पर ये क्या है, ये है समाकलन स्थिरांक।
जहां सी क्या है, सी है समाकलन स्थिरांक। सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। देखिए जो हमारा ये वाला इक्वेशन बना है ना, इससे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कौन सा, समीकरण नंबर 1 इसे मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे करना क्या है, तो समीकरण 1 मान के बाद हम लोग अगली स्लाइड ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। अगली स्लाइड में साथियों यहाँ पर करना क्या है, देखिए आगे हम लोग लिख ही लेते हैं, नहीं चलिए इसे कर लेते हैं, थोड़ा सा कहीं पर जगह मिलेगी। ठीक है, एडजस्ट करते हैं किसी तरह से वाली लाइन इसी में। कैसे करना है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, उम्मीद दिख रहा होगा आप लोगों को स्पष्ट है ना। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, तो छोटा सा हमें केस लगाना है। छोटा सा केस क्या करना है, देखिए अपनी तरफ से हमें लिखना है कि यदि a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, a हो, तथा t इज इक्वल टू 0 हो, तो यदि समीकरण 1 में है ना, इसमें हम लोग मान रहे हैं a माइनस एक्स बराबर कितना, अगर a रख दिया जाए और t बराबर 0 रख दिया जाए, तब क्या निकल के आएगा, तब निकल के आएगा साथियों माइनस लॉग a माइनस एक्स की जगह पर क्या रखना है हमें, a माइनस एक्स जगह पर रखना है a, तो a इज इक्वल टू के टी है, k इंटू में t बराबर रखना है 0, प्लस का c है, c रख लेंगे, तो अब समीकरण क्या निकल के आएगा, माइनस लॉग a इज इक्वल टू के का गुणा हम लोग करवाएंगे 0 के साथ में, क्या निकल गया, 0 निकल के आ जाएगा पूरा, और बचा c है, तो c यानी c बराबर कितना निकल गया साथियों, हमारा c बराबर निकल के आ गया माइनस का लॉग a। c की वैल्यू कितना निकल के आ गई, माइनस का लॉग a। यही c का मान हमें अब कहां रख देना है, समीकरण 1 में पुट कर देना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, c का मान कहां रख देना, समीकरण 1 में रख देना, तब क्या निकल के आएगा आगे, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या था साथियों, समीकरण 1 में था लॉग माइनस का लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस का c था ना, तो c का मान हमें कितना रखना है, माइनस का लॉग a रखना है, कितना रखना है, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 ये रहा ना, तो प्लस का c है, प्लस का c है, यहां पर हमें रखना माइनस का लॉग, यह वाला माइनस जो भैया, ये वाला जो माइनस है ना, इस वाले प्लस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तब क्या निकल के आएगा, तब निकल के आएगा हमारा समीकरण, ये वाला प्लस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, माइनस में कन्वर्ट हो, क्या बचा, लॉग a बचा। अब करना है पक्षांतर हमें, ठीक है, पक्षांतर में क्या करना है, ये वाला माइनस का लॉग a है, बराबर किस पार किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, जो माइनस का लॉग है इधर किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में लॉग a, तो लॉग a प्लस में आ गया इधर, अब इधर बचा क्या है, माइनस का लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बचा है, के टी बचा है, कितना बचा है, के टी बचा है। ठीक है, ये वाला प्लस हटाए दे रहे हैं। अब क्या करना साथियों, ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा इसे सही से लिख लेते हैं। यहां पर एक फॉर्मूला होता है साथियों, फॉर्मूला के फॉर्मेट में दिख रहा है लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, एक फॉर्मूला होता है, उसी के फॉर्मेट में दिख रहा है साथियों। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं ना, यहां पर वही फॉर्मूले के प्रकार से हमें अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला होता साथियों लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। लॉग के कई सारे फार्मूले होते हैं, जैसे लॉग m बाई n इक्वल टू ये होता है लॉग m की पावर n बराबर सूत्र होता है n लॉग n, n लॉग m हो जाता है उसका सूत्र। उसी तरह होता है लॉग mn इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n, उसी तरह ये भी फार्मूला है। देखिए यहाँ पर क्या है,
log m माइनस log m माइनस x के फॉर्मेट में ये दिख रहा है ना, log m माइनस log n के फॉर्मेट में। इसका जो इसका सूत्र अकॉर्डिंग निकलेगा क्या निकलेगा, log m बाई n, यानी m की जगह पर यहाँ साथियों बैठा है स्मॉल a, तो log स्मॉल a ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या है n, तो n जब क्या यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन x आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में रखें तो तब निकल के आएगा हमारा ये log m की जगह पर है साथियों a, और अपॉन में n के फॉर्मेट में क्या दिख रहा है, a माइनस x दिख रहा है, इज इक्वल टू कितना बचा है, kt है, kt लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे करना क्या है, अब देखिए हमें निकालना वेग इस तरह के k की वैल्यू, तो इधर जो फालतू दिख रहा है ना t, हमें इस पार भेज देना है, तो k इक्वल टू क्या निकल के आएगा, k इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारा t, इधर गुणा में इस पर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया t, इंटू में क्या बैठा है log a अपॉन का a माइनस एक्स दिख रहा है ना, ये a माइनस एक्स लिख लेंगे, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, तो a माइनस एक्स दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो इसमें करेंगे लघु गुणक के रूप में चेंज, यानी इसमें करना क्या, जो log दिख रहा है ना, log को करना है लघु गुणक के रूप में चेंजमेंट करना। log की कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे log बेस में e कहीं कहीं होता है, log बेस में 10 कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं log के जो फॉर्मेट होता है ln होता है। तो इसमें क्या करना साथियों, log से हमें इसमें किसमें कन्वर्ट करना, log बेस 10 में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही इस log को log बेस 10 अर्थात लघु गुणक के रूप में चेंज करेंगे, वैसे ही यहाँ पर किससे गुणा करवाना पड़ेगा, हमें 2.303 से गुणा करवाना पड़ेगा। तो आगे हम लोग एक फॉर्मेट लिख लेते हैं, लिखना क्या है कि लघु गुणक के रूप में बदलने पर, लघु गुणक के रूप में बदलने पर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हमें किससे गुणा करवाना पड़ेगा, 2.303, यानी 303 से क्या करना है, गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो k इक्वल टू क्या निकल के आएगा, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे अब हम लोग, 2.303 अपॉन में क्या है, t है, t किस लिए भैया ये आयत यहाँ पर हमें किसमें कन्वर्ट किए ले रहे हैं हम लोग, इसे log बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया है। तो जैसे ही log बेस 10 में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर किससे गुणा हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। आगे क्या बचा है, a अपॉन का a माइनस एक्स बचा है, वही लिख लेंगे साथ। तो यही हमारा क्या है, वेग स्थिरांक है, किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए साथियों, यह है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक। ठीक, ये हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। वही बात करें मात्रा की, इसका मात्रा क्या होगा साथियों, तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स। क्या होगा, मात्रक होगा इसका सेकंड इनवर्स। अगर वैल्यू मिल जाए न्यूमेरिकल में मिनट में, तब इसका मात्रक हो जाएगा मिनट इनवर्स। अगर वैल्यू मिल रही सेकंड में, तब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होगा सेकंड इनवर्स साथियों। ये होता है एक प्रकार से क्या, इसका पूरा डेरिवेशन। अब कभी कभी साथियों पूछ लेता है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है ना, इसके लिए जो लक्षण होते हैं, क्या क्या होते हैं लक्षण। तो साथियों जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है ना, यह प्रायः, ये हम नीचे लिखे ले रहे हैं, ठीक है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, यह प्रायः 2 समीकरणों का पालन करती है। कौन कौन से 2 समीकरण है साथियों, हमारा पहला जो समीकरण है ना, इसे यहां पर लिखे ले रहे हैं, इसे कुछ लक्षण थे। ठीक, यहाँ पर जो इसका डेरिवेशन पूरा इतना एक प्रकार से कंप्लीट है, लेकिन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जब लक्षण पूछे जाते हैं, तो लक्षण में क्या होता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे जाते हैं। जैसे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्राय 2 समीकरणों का पालन करती है। पहला समीकरण साथियों हमारा ये वाला रहा, और जिसका दूसरा समीकरण होता है ना, ये होता है k इज इक्वल टू अपॉन में t log बेस 10 आर नॉट अपॉन का आर नॉट अपॉन का आर, या फिर ए नॉट अपॉन का ए साथियों, ये होता है इसका दूसरा समीकरण। यहाँ पर आर नॉट क्या है और आर क्या है, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे क्या होते हैं सब। ये होते हैं, एक होता है प्रारंभिक सांद्रता अभिक्रिया को, दूसरी क्या हो, ये होता है अंतिम सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के। तो इसके 2 समीकरण होते हैं, पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। तो ये पहले लक्षण के अंतर्गत हम लोग यही लिखेंगे, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ये प्रायः 2 समीकरणों का पालन करती है। पहला समीकरण ये लिख देंगे, दूसरा समीकरण ये वाला लिख देंगे। अगले स्टेप में क्या लिखना था, अगले स्टेप में ये लिखना है कि जब दूसरा पॉइंट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण,
आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर, अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर जो अभिक्रिया का वेग है ना वो भी क्या हो जाता है, n गुना बढ़ जाता है। यानी जितनी ज्यादा हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका वेग भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जो इसका तीसरा जो लक्षण होता है, तीसरे पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है इसका समय होता है अनंत। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं ये कभी पूर्ण नहीं होती है। क्या होता है, ये कभी पूर्ण नहीं होती। तो साथियों ये था हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूरा पोस्टमार्टम। अब साथियों हम लोग अगले स्टेप में किसी अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो साथियों मिलते हैं फिर अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।